हेलो क्लास। आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम उसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज सेकेंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको लास्ट टाइम समझ आया हो। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, डाउट्स अपने डाउट्स भेज सकते हैं और फिर हम उसके ऊपर एक डाउट क्लास रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका हो रहा है। आप साथ ही साथ हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं। तो आज फिफ्थ चैप्टर में आपका हम थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया है इसके बारे में, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। हमने परिचय कर लिया था, हमने इसका महत्व कर लिया था और मूल अवधारणा में हमने खाद्य विषायन तक कर लिया था। मीन्स इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, बेसिक कंसेप्ट टिल फूड पॉइजनिंग। ठीक है, असाइनमेंट्स भी दी थी, असाइनमेंट भी दी थी मैंने इससे रिलेटेड, बट असाइनमेंट का मुझे अभी तक कोई बहुत ही 6-7 असाइनमेंट्स ही आई हैं, उसके अलावा ज़्यादा नहीं आई हैं। तो जिन्होंने नहीं किया वो अपनी कंप्लीट करके भेज दीजिए। ओके, आज हम थोड़ा सा टेक्निकल पे आएंगे। पहले तो फूड क्वालिटी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, खाद्य गुणवत्ता क्या होती है, और फिर हम फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस इन इंडिया। तो भारत में जो खाद्य मानक नियम हैं कौन कौन से हैं, कैसे फॉलो होते हैं, उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन जो है हमारा FSSA ये वाला है। FSSA मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये वाला है। तो ये वाला जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, ये अभी इंडिया में चलता है। तो ये फॉलो होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आ जाते हैं थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पे। कंटैमिनेशन क्या होता है? कंटैमिनेशन यानी कि संदूषण क्या होता है? कंटैमिनेशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि क्या है ये हार्मफुल ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंस। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि क्या हो, या तो हानिकारक हो या आपत्तिजनक हो, तो वो अगर आपके फूड में आ जाता है तो उसे हम कंटामिनेंट कहते हैं, और उससे होने वाले प्रोसेस को कंटामिनेशन कहते हैं। तो कंटामिनेंट जो चीज़ आई उसे कहते हैं कंटामिनेशन, जब हो जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, अब संदूषण मतलब संदूषक और संदूषण में यही फ़र्क है कि वो संदूषक हो गया जो आया, और संदूषण यानी कि जो कि प्रक्रिया को कहेंगे। तो यह खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण या भंडारण। तो ये कंटामिनेशन कब हो सकती है? ये कब हो सकती है? जब आप क्या कर रहे हैं, या तो उसको प्रोसेस कर रहे हैं या उसकी स्टोरेज कर रहे हैं, या उससे पहले भी हो सकती है, या उसके समय पे हो सकती है, या उसके बाद। ठीक है, सो आप ध्यान से देखिए, सुनिए। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंस इन फूड सच एज केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डाइल्यूटेंट। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें डल रही हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये कि वो हार्मफुल है, ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है, और फॉरेन सब्सटेंस है, मतलब फूड के अंदर का नहीं है, वो फूड से बाहर है। ठीक है, तो डाला जा रहा है, बाहर से आ रहा है। ठीक है, इन फूड सच एज, और ये इसका नेचर कैसा है? तो प्रॉपर्टी इसकी हो गई कि हार्मफुल, ऑब्जेक्शनेबल और फॉरेन सब्सटेंस होना चाहिए। और इसका नेचर कैसा हो गया? या तो केमिकल नेचर होगा या माइक्रोबियल नेचर होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो केमिकल हो सकता है, केमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड डाल दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि कोई बैक्टीरिया डाल दिया। ठीक है, तो ये दोनों बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड का आपको एग्जाम्पल है। पेस्टिसाइड जो है वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल भी है, नेचुरली वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए फॉरेन सब्सटेंस हो गया, और ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि वो ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है और होना नहीं चाहिए फूड में।
तो उससे जो पेस्टिसाइड की कंटामिनेशन हो गई, पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो आपके दवाई डाली जाती है, कीटनाशक, ठीक है। तो कीटनाशक जो हो गया वो आपका होता है, कीड़े मारने के लिए डाला जाता है कीटनाशक, वो पेस्टिसाइड होता है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, ऑब्जेक्शनेबल भी है और फॉरेन सब्सटेंस भी है, और वो केमिकल है। इसी तरीके से अगर कोई बैक्टीरिया डाला जाता है जानबूझकर, जैसे कि वायरस डाल दिया, ठीक है, कोरोना वायरस जान के किसी ने डाल दिया फूड के अंदर, तो वो भी क्या है, हार्मफुल भी है, ऑब्जेक्शनेबल भी है और फॉरेन भी है, ठीक है। तो दोनों नेचर हो सकते हैं। वायरस का नेचर माइक्रोबियल है क्योंकि वो बहुत टाइनी पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, और केमिकल का पेस्टिसाइड एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये आप कौन से कब डल सकता है, ये जानबूझ के डलता है, गलती से डलता है, कब डलता है, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब कि जब हम फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे पहले, यानी हो सकता है जब उग रहा हो, जब फसल बोई जाए तब भी हो सकता है, कटाई के समय भी हो सकता है, फिर प्रोसेसिंग के टाइम पे, यानी जब उसका मतलब अनाज है, अनाज का आटा बन रहा है तो उसे प्रोसेसिंग करेंगे, तो उस समय पे भी डाल सकता है। स्टोरेज मतलब भंडारण, यानी जब हम उसको एक भंडार घर में रख रहे हैं, जिससे पहले की वजह से कि ये वेयर हाउसेस वगैरह में रखा जाता है ताकि आप ग्रोसरी स्टोर पे ले से आप ख़रीद सकें, तो उस समय को स्टोरेज है। तो स्टोरेज के समय भी हो सकता है कि ये केमिकल या इस माइक्रोब्स डल जाएं, तो वो कंटामिनेशन कही जाती है, ठीक है। यानी कि अब हिंदी में संदूषण, यह खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब ऐसा एक चीज़ को की फॉर्म चेंज कर दी जाती है दूसरी में, ठीक है। जैसे कि गेहूं का क्या बना दिया, गेहूं का आटा बना दिया, ठीक है, ये भी प्रोसेसिंग हो गई। फिर आटे की ब्रेड बना दी, ठीक है, ये भी प्रोसेसिंग हो सकती है। तो ये आपका खाद्य प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग कही जाती है। तो या इस समय पर हो सकता है, या भंडारण यानी हम स्टोर कर भंडार कर रहे हैं तब, या उससे पहले, या उसके बाद, ठीक है, उसके या उसके दौरान, तीनों किसी भी अवस्था में अगर कोई भी ऐसा पदार्थ भोजन में डल जाता है जो कि क्या है, हानिकारक है, आपत्तिजनक है, और कैसा नेचर है इसका, रासायनिक हो सकता है, सूक्ष्मजीवी हो सकता है, या विलायक मतलब कि डाइल्यूटेंट, मतलब उसको कम कर दिया हमने, और उसको जैसे कि दूध में मलाई होनी चाहिए, मलाई की जगह हमने पानी डाल दिया और गंदा पानी डाल दिया, तो उसकी क्या हो गई, गुणवत्ता भी कम हो गई, तो डाइल्यूट कर दिया हमने उसको, तो वो भी क्या होते हैं, संदूषण या कंटामिनेशन होता है। आई होप अब सबको समझ आ गया और इतना पार्ट कि कंटामिनेशन क्या होता है और कंटामिनेंट क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। अब कंटामिनेशन और एडल्ट्रेशन दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, पर बहुत इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। अडल्ट्रेशन या अपमिश्रण या मिलावट आ गया ये, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि वो क्या होना चाहिए, हानिकारक और ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए होगा जो कंटामिनेशन होगा, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, अपमिश्रण क्या है, डेफिनेशन क्या है। इट इज़ एन इंटेंशनल और एक्सीडेंटल एडिशन ऑफ impure or cheap or unnecessary ingredient to cheapen or falsify a preparation that will alter the properties and composition and diminishes the quality of food। तो पहली चीज़ याद रखिए कि अडल्ट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, जो फूड है उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक दूध है, ठीक है, दूध में आप पानी ज़्यादा डालोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल उसकी विस्कोसिटी बदल जाएगी, है ना। तो ये उसकी प्रॉपर्टी में फ़र्क आ गया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बदल जाती है। तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि आप जब मिलावटी पानी से मिलावटी जो दूध होगा वो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, फैल जाए, आप उसको गिराओगे तो वो बड़े आसानी से फैल जाएगा। तो विस्कोसिटी जो है उसकी वो पानी की मिलावट से कम, तो ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी बदल गई।
कॉम्पोजिशन बदल गई। कॉम्पोजिशन वही आ गई जैसे कि मान लो इतने % फैट होना था, इतने % प्रोटीन होना था, इतने % कार्बोहाइड्रेट होना था। तो ये सब जो नॉर्मली दूध में था, पानी डाला आपने, पानी की मिलावट करी तो वो सब बदल गई। फैट जो होता है वो कम हो जाएगा, प्रोटीन जो है कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, और पानी वाटर कंटेंट जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। एंड डिमिनिशेस द क्वालिटी ऑफ फूड। अब और फिर गुणवत्ता भी बदल गई। आपने सारी चीज़ें तो घटिया ख़राब कर दी उस फूड की, उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब कर दी, उसकी कॉम्पोजिशन ख़राब कर दी, तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली ख़राब हो गई। तो इसीलिए आपने जब जब भी अडल्ट्रेशन होती है तो खाने में ये फ़र्क आता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, उसकी कॉम्पोजिशन बदल जाती है, उसकी क्वालिटी डिमिनिशेस हो जाती है। अब कंटामिनेशन में ये हो भी सकता है और ज़रूरी नहीं है कि ये हो भी, ठीक है, बट अडल्ट्रेशन में ये तीनों चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हमने जो ध्यान देने वाली अडल्ट्रेशन में क्या फ़र्क आता है कि ये या तो जानबूझ के किया जाता है, और मोस्टली केसेस में जानबूझकर किया जाता है, इंटेंशनल होता है, या एक्सीडेंटल गलती से हो जाता है। एडिशन ऑफ क्या, और तो यानी देख एक चीज़ की इसकी प्रॉपर्टीज़ बदली, कॉम्पोजिशन बदली और क्वालिटी बदली। दूसरा क्या होता है, ये इंटेंशनल जानबूझ के किया जाता है या ये गलती से हो जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आ गई। होता क्या है ये एडिशन ऑफ, इसमें इम्प्योर, चीप या कोई अननेसेसरी इंग्रेडिएंट, ये वही आ गया फॉरेन इंग्रेडिएंट जिसकी ज़रूरत नहीं थी फूड में पर वो आ गया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन। तो क्या डाला क्या, या तो कोई इम्प्योर चीज़ डाल दी। इम्प्योर चीज़ यानी कि जैसे कि किसी चीज़ में, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आपने ऐसी चीज़ यूज़ की जैसे कि हल्दी, इम्प्योर हल्दी यूज़ की, अशुद्ध हल्दी यूज़ की उसको बनाने में, या शुगर इम्प्योर यूज़ की आपने, आर्टिफिशियल कोई स्वीटनर डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, जो कि इम्प्योर था। तो ये वो जो प्योर नहीं था, जो 100% हेल्दी नहीं था, इम्प्योर था, जिसमें खुद में कोई मिलावट हुई पड़ी थी, जिसमें खुद में कोई कंटामिनेंट था, या सिंपल पानी गंदा आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो वो सब भी इम्प्योर जो भी चीज़ आपने डाली उसके अंदर से यूज़ बनाते समय प्रोसेसिंग के टाइम पे, वो एडल्ट्रेशन हो सकती है। चीप कोई चीज़ डाल, जैसे कि आपने क्या किया कि जैसे चावल आपने यूज़ किया, तो चावल में आपने थोड़े से, जैसे हाँ इम्प्योरिटी में चावल में कंकड़ का भी एग्जांपल आ गया, ठीक है। अब आपने चीप में क्या किया कि जैसे आपको बासमती राइस चाहिए थे तो आपने उसमें सेला राइस डाल दिए, या कोई और ऐसे आपने उसमें कोई घटिया क्वालिटी के राइस डाल दिए, ठीक है। तो उस वजह से जो छोटे वाले राइस होते हैं वो डाल दिए, ताकि आप उसकी आपको आप वेट के पैसे दे रहे हो आप, तो वेट तो उसमें काउंट हो ही रहा है, पर वो जो क्वालिटी है वो क्या है, चीप, घटिया क्वालिटी है, सस्ता सामान है, आप सस्ते चीज़ डाल रहे हो उसके अंदर ताकि आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है, आपको और कंज्यूमर का लॉस हो सके। या अननेसेसरी इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने दूध में पानी का एग्जांपल दिया, दूध में पानी ऑलरेडी नेचुरली जितना चाहिए उतना ही होता है, आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तीन चीज़ें समझ आ गई कि उसमें प्रॉपर्टी चेंज करता है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज करता है, उसकी क्वालिटी ख़राब कर देता है। दूसरा, या तो इंटेंशनली किया जाता है या एक्सीडेंटली किया जाता है। तीसरा, इसमें क्या डलता है, कोई इम्प्योर चीज़ डलती है, अपवित्र चीज़ या अशुद्ध चीज़ डलती है, चीप, घटिया, सस्ती चीज़ डलती है, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है पर वो डाली जाती है। चौथी चीज़ हम आ जाते हैं कि क्यों कर रहा है कोई इंसान ऐसा, तो इसका पर्पस क्या है अडल्ट्रेशन का। अडल्ट्रेशन का पर्पस ये है कि ये इसमें कंज्यूमर को चीट करना, धोखा देना, चीपन सामान का चीपन मतलब प्रॉफिट कमाना, सस्ती चीज़ महंगे दाम पे बेचोगे आप तो उसको भी चीप सस्ता हो जाएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। फॉल्सीफायर प्रिपरेशन यानी कि धोखाधड़ी करना, कि आपने जैसा बनाया जाना चाहिए था वो वैसी नहीं बनी थी, इसका रीज़न से कोई इंसान एडल्ट्रेशन करता है। तो हम इस सेंटेंसेस को अब जोड़ते हैं। तो एडल्ट्रेशन इज़ एन इंटेंशनल, जानबूझकर की जाने वाली चीज़, या एक्सीडेंटली, गलती से हो जाने वाली प्रक्रिया जिसमें
कोई इम्प्योर या सस्ती या कोई जिसकी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई सामान डाला जाता है ताकि जो कंज्यूमर है, विक्रेता है, सॉरी कंज्यूमर है, उसको क्या हो सके, वो उसको धोखा दिया जा सके, उसको सस्ती चीज़ का महंगे दाम पर भेजा जा सके, या जो बनाने की प्रक्रिया है उसको बदला जा सके, क्योंकि उससे उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। दैट विल ऑल्टर द प्रॉपर्टीज़, और उससे बदलाव ये आता है कि जो खाद्य पदार्थ है, फूड है, उसकी विशेषताएं बदल जाती हैं। विशेषताएं बदल जाती है यानी कि जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का बताया या उसकी विस्कोसिटी का बताया, ठीक है, ये सब बदल जाती हैं। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द फूड, यानी कि ये रहा कॉम्पोजिशन, जो चीज़ उसके अंदर डली होनी चाहिए थी वो बदल गई। जैसे कि मान लो उसके अंदर आयरन कितना था, फॉस्फोरस कितना था, तो ये सब चीज़ें भी बदल गई। एंड डिमिनिशेस द क्वालिटी ऑफ द फूड, और इसका अंत ये निकलता है कि जो फूड की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है। हिंदी वालों के लिए एक बार वैसे तो समझ आ गया होगा, जोड़ के बताया आपको। तो अपमिश्रण या मिलावट क्या है? यह विक्रेता या निर्माता द्वारा जानबूझकर या गलती से, कौन कर रहा है? या तो विक्रेता या निर्माता, जो बेच रहा है वो कर रहा है, निर्माता जो बना रहा है वो कर रहा है, ठीक है। हम कंज्यूमर हैं, हम धारक हैं, ठीक है। द्वारा जानबूझकर या गलती से किसी अशुद्ध, सस्ते या अनावश्यक सामग्री, इसमें कोई एक या तो अशुद्ध चीज़ डाल दी जाती है बनाते समय, या कोई सस्ती चीज़ इसमें होती है, या कोई ऐसी जिसमें अनावश्यक चीज़ें भोजन में डाली जाती है, जो कि अधिकांश मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? ताकि मुनाफा कमाया जा सके। घटिया चीज़ कर रहेंगे या कोई ऐसी सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो उससे मुनाफा ही कमाया जाएगा। दोनों को हो सकता है, जैसे मुनाफा विक्रेता को भी, निर्माता जो कर रहा है उसको होगा। इससे बदलाव क्या आते हैं? इससे खाद्य पदार्थ या उत्पाद की विशेषता बदल जाती है, संरचना बदल जाती है, और उससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये आपका एडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन में डिफरेंस है। कंटामिनेशन हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है, पर अगर हम मेजरली बात करें तो एडल्ट्रेशन जो है वो फाइनेंशियल लॉस भी देती है, और आपको हो सकता है कि फिज़िकल लॉस, मतलब हेल्थ पे भी नुकसान देगी। पर जो कंटामिनेशन है वो हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि जब हम का यूज़ करते हैं तो कंटामिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फूड क्वालिटी पे आ जाते हैं, जो हम मेन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सब, और सब समझना ज़रूरी है। फूड क्वालिटी क्या होता है? फूड क्वालिटी, जब भी हम बात करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं फूड क्वालिटी, तो हम फूड क्वालिटी तब यूज़ करते हैं जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर मतलब कि जो धारक है, ठीक है, जो सामान खरीद रहा है, वो किसी भी चीज़ को कैसे देखता है, तो वो चीज़ जो है वो फूड की क्वालिटी को जज करते हैं, ठीक है। आप जैसे सामान जाएंगे, आप देखेंगे, आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी आप वो लेके आएंगे, जो नहीं लगेगी वो नहीं लेके। जैसे एप्पल ही चूज़ कर रहे हो, आप सब कुछ देते हो, टच करके देखते हो, ब्लेमिशेस वगैरह देखते हो, उसके ऊपर कोई दाग धब्बे तो नहीं है, तो वो आपकी क्वालिटी का एक जजमेंट का क्राइटेरिया होता है। आप क्वालिटी को 2 भागों में डिवाइड करते हो, या तो क्वालिटी आप बोलोगे अच्छी है, या बोलोगे क्वालिटी ख़राब है। और इसमें अच्छी को कैसे जज करते हैं? या रंग अच्छा है, उसका स्वाद अच्छा है, उसको वो देखने में अच्छा लग रहा है, टेक्सचर अच्छा है, तो आप कहोगे कि हाँ क्वालिटी अच्छी है। नेगेटिव या आपका गलत पैमाने पे कब रखोगे कि वो ख़राब है, आप उसको रिजेक्ट कब करोगे? रिजेक्ट आप तब करोगे जब आपको नज़र आएगा कि उसमें कोई स्पॉइलेज हो गई, या आपको पता है इसमें कंटामिनेशन है, इससे आपको नुकसान होगा। तो नेगेटिव क्राइटेरिया ये होता है जब किसी फूड में ये चीज़ें आ जाती हैं, और पॉजिटिव क्राइटेरिया या जिसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम कहेंगे कि गुड क्वालिटी फूड में आएगा ये सब, ठीक है। सो इट रेफर्स टू एट्रीब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंस अ प्रोडक्ट्स वैल्यू टू कंज्यूमर। तो क्वालिटी का वो देखता है कि वो एक सामान देखेगा और जज करेगा कि या ये इतने पैसे के लायक है या नहीं। आप कहते हैं ओवर प्राइस,
अंडर प्राइस या ऑप्टिमम प्राइस, ठीक है। तो ऑप्टिमम प्राइस, ओवर प्राइस या अंडर प्राइस, तो इसके हिसाब से। और हम क्या प्रेफर करते हैं कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और दाम कम हो, तो वो क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे। तो इसीलिए कि वो वैल्यू डिसाइड करते हैं, निर्धारित करता है कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए। आपको सेम अपने लेने जाना है फ्रूट, तो आप ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार हैं अगर आपको अच्छी क्वालिटी का फ्रूट या कोई भी फूड वगैरह मिल रहा है। पर आपको पता है अगर वो घटिया क्वालिटी का है तो आप उसके ज़्यादा पैसे कभी भी पे करना नहीं चाहेंगे। Optimum food quality and safety is achieved by those manufacturers and suppliers who diligently follow the food standard। और आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप जो एक मैन्युफैक्चरर, जो निर्माता, कैसे इंश्योर करेगा कि जो वो फूड बना रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, 5 स्टार प्रोडक्ट हो, जिसके लिए लोग उसको अच्छे पैसे देने को तैयार हो जाए। तो वो तब होगा जब वो पूरे तरीके से सारे फूड स्टैंडर्ड्स, सारे नियम, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड सारे नियमों का पालन अच्छे तरीके से करेगा। जब भी वो कोई भी चीज़, हर स्टेज पे वो सारे नियमों का पालन सही तरीके से करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसके फूड की क्वालिटी 5 स्टार अच्छी क्वालिटी हो जाए, ए ग्रेड क्वालिटी होगी, ठीक है। Therefore, it is obligatory for all food service provider, those involved at all stage of preparation, processing, packaging and service, to strictly adhere to good manufacturing practices and ensure food safety। तो यानी कि ये बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए, फूड सर्विस प्रोवाइडर, जो भी फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ दे रहे हैं। फूड सर्विस प्रोवाइडर का अब एग्जांपल कैसे हो गया कि आप कोई जैसे चिप्स का पैकेट लेते हो तो वो मैन्युफैक्चर भी आपको फूड सर्विस प्रोवाइडर है। आप किसी होटल में जाके खाना खाते हो, वो भी आपका फूड सर्विस प्रोवाइडर है। आप किसी पार्टी में जाके केटरिंग का फ़ायदा उठाते हो, वहाँ पे फूड खाते हो, वो भी आपका फूड सर्विस प्रोवाइडर है। आप एयरलाइन में ट्रैवल करते हो, वहाँ पे फूड खाते हो, वो भी आपका फूड सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये 3-4 तो एग्जांपल हो गए कि यहाँ टर्म फूड सर्विस प्रोवाइडर क्यों यूज़ की गई है कि जो भी चीज़, जो भी एक इंसान खाने से रिलेटेड किसी भी स्टेज से लिंक्ड है, वो फूड सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है वो प्रिपरेशन कर रहा हो, कुछ नहीं, धोने का काम कर रहा हो, वो भी फूड सर्विस प्रोवाइडर है। वो प्रिपरेशन का काम कर रहा है, जैसे कोई बना होटल में खाना बना रहा है, कुक है, शेफ़ है, वो भी हो सकता है। पैकेजिंग, किसी इंडस्ट्री में दूध की पैकिंग कर रहा है, वो भी फूड सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये सब जो हैं, ये सब फूड सर्विस प्रोवाइडर हैं। और ये अगर कोई इंसान ऑप्टिमम बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड बनाना चाहता है ताकि उसके पैसे वेस्ट ना हो, वो भी, और उसकी रेपुटेशन बनी रहे, तो उसे जो है सारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए। अब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे, क्या होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GMP बोला जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, जिसे हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो इनको सर्टिफिकेशन मिलता है GMP का, ठीक है। तो कि ये अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो इनके पास ज़्यादा लोग आएंगे, इनको ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको ये सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो उन्हें सर्टिफिकेशन मिलेगा, फिर उनके ऊपर उनकी कंपनी की रेपुटेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड टू इंश्योर गुड फूड क्वालिटी। क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? पहली चीज़, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वाटर। तो जो भी आप चीज़ प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इवन पानी तक आप यूज़ कर रहे हैं, पानी भी उसका पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए पानी की क्या क्वालिटी है। सारे TSS वगैरह, माइक्रोबियल टेस्टिंग वगैरह सब कुछ चेक होने चाहिए इसमें। फिर आता है क्लेanलीनेस ऑफ द प्रेमाइसेस, पर्सोनल इक्विपमेंट, फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज एंड सर्विंग एरिया। हर जगह जहाँ पे भी खाना जाएगा वहाँ की क्लेanलीनेस होनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। चाहे वो वहाँ के आसपास का एरिया हो, वहाँ के लोगों की सफाई स्वच्छता हो,
वहाँ पे इक्विपमेंट, जैसे इक्विपमेंट बड़े से बड़ा, कोई बड़ी सी दूध की मशीन भी हो सकता है जहाँ पे पैस्चराइजेशन हो रही है दूध की, या कोई छोटे से छोटा एक नाइफ, एक चाकू तक हो, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी जो इंसान हैंडल कर रहा है पर्सोनल, वो भी इंसान साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो फुल हाइजीन मेंटेन करने वाला होना चाहिए, उसके कपड़े साफ़ होने चाहिए, और उसके जहाँ पे वो खड़े हैं, बैठे हैं, जहाँ भी वो जा रहे हैं, जहाँ सामान पड़ा है, सब साफ़ होना चाहिए। फूड प्रिपरेशन की क्लीनलीनेस, जिस जिस चीज़ में फूड प्रिपरेशन हो रही, जहाँ जहाँ फूड बन रहा है वहाँ सफाई होनी चाहिए, जहाँ रखा जा रहा है स्टोरेज एरिया वहाँ, और जहाँ सर्विंग एरिया, जैसे केटरिंग का मैंने एग्जांपल दिया, जहाँ सर्व हो रहा है वहाँ सफाई होनी चाहिए। तो पहली चीज़, जो चीज़ यूज़ करेंगे वो अच्छी क्वालिटी की हो। दूसरी, वहाँ पे सफाई होनी चाहिए। तीसरी, स्टोरेज ऑफ फूड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात आ गई। क्यों? क्योंकि हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था फूड प्रोसेसिंग वाला, उसमें भी हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु जो है वो ग्रो कर जाते हैं, और वो जो है वो क्वालिटी फूड की ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको उसमें डेंजर जोन वगैरह वर्ड भी यूज़ हुए थे, तो डेंजर जोन जो होता है वो हमारा नॉर्मल एम्बियंट रूम टेम्परेचर होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। दूध आप बाहर नहीं रखते, दूध या तो फ्रिज में रखते हैं या आप उबालते हैं, तो दोनों से क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी ख़राब करने वाले, बीमारी करने वाले जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब सही तापमान पे रखना है, जिसको फ्रिज में रखना चाहिए उसको फ्रिज में रखना है, जिसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ड्रायर में ड्रायर जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं वहाँ रखना है, और जिसको आपने हॉट क्लाइमेट में रखना है उसको हॉट जगह पे रखना है। तो इससे, और टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ्रिज बंद पड़ा 3 दिन से और किसी को पता ही नहीं है और सारा फूड ख़राब हो रहा है, या कोई चीज़ को पैस्चराइज करना है मान लो 72 पे, और आपको अभी तक पता ही नहीं वहाँ पे जो वो है टेम्परेचर है वो 60 हुआ पड़ा है, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो टेम्परेचर जितना, जहाँ जिस चीज़ को ज़रूरत है उतना रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है गुड सर्विस प्रैक्टिसेस, और सर्विस अच्छी होनी चाहिए। सर्विस अच्छी होगी तो फूड जो है उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी वालों के लिए गुणवत्ता, खाद्य गुणवत्ता क्या होती है? खाद्य गुणवत्ता 2 तरीके से आंकते हैं, हम आंकलन करते हैं गुणवत्ता का, एक है सकारात्मक आंकलन, एक नकारात्मक। तो कोई चीज़ हम अच्छी क्यों कहते हैं? अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी गुणवत्ता है जब उसका रंग, उसका स्वाद, उसकी बनावट हमें अच्छी लगती है। और नकारात्मक हम कब कहते हैं? जब वो हमें ख़राब लगने लगती है, उसमें सड़ने की स्मेल आने लग जाती है, या हमें पता है इसके अंदर का कोई ऐसे कोई जो है कंटामिनेंट है, संदूषित है, जैसे कि मान लो उसमें नज़र आ रहा है कि पत्थर पड़े हैं, या फिर कोई का केमिकल नज़र आ रहा है कि यहाँ से इसमें से ये हरा केमिकल गिरा हुआ है, या आप जब देख रहे हो बनते समय उसमें कोई केमिकल डल रहा है, तो वो हो गया या खतरा और संकट। जैसे कि मैंने बताया बाल हो गए, पत्थर कंकड़ ये सब है, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो है उच्च गुणवत्ता नहीं है उसकी, तो वो चीज़ हम नहीं खरीदते। तो गुणवत्ता हम कैसे देखते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं? यह उन विशेषताओं को दर्शाता है जिसके आधार पर उपभोक्ता यानी हम एक उत्पाद का मूल्यांकन करते हैं। तो ये उत्पाद जो उपभोक्ता के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आंकता है। अगर वो अच्छी का कोई अच्छी गुणवत्ता वो खरीदेगा, और अगर वो कहेगा कि गुणवत्ता ख़राब है तो वो नहीं खरीदे। तो ये सिर्फ उसको रिझाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि कंज्यूमर जो है वो सामान ज़रूर खरीदे। ठीक है, वो निर्माता विक्रेता अच्छी खाद्य गुणवत्ता व सुरक्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर ज़ोर होता है कि वो अपनी गुणवत्ता जो है वो मेंटेन करके रखे, बना के रखे। कैसे करेंगे वो? जब वो सारे मानक जो वगैरह हैं, खाद्य संबंधी मानक है, उसको अच्छे से पालन करेंगे। इसलिए सभी खाद्य सेवा उपलब्ध कराने वालों के लिए ज़रूरी है कि वह अच्छी निर्माण प्रणाली, जीएमपी होता है एक, जीएमपी यानी कि एक निर्माण प्रणाली होती है, जो कि स्टैंडर्ड, जैसे कि एक सर्टिफिकेट देने का तरीका होता है कि ये अच्छा है तो इसको सर्टिफिकेट A+ दोगे,
और जो ख़राब है उसको ए माइनस दोगे, बी माइनस दोगे, डी माइनस ई दोगे, एफ़ दोगे, तो वो एक तरीके का सर्टिफिकेट है जिसे मिलने से सुनिश्चित हो जाता है कि जो सामान बेच रहा है वो अच्छे नियमों का पालन कर रहा है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है। ठीक है, तो खाद्य गुणवत्ता पाने के लिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो सामग्री का प्रयोग कर रहे हो अच्छी गुणवत्ता की हो, भोजन तैयार करने वाले प्रोसेसर मतलब जो भी लोग परिसर, जो लोग, उसके उपकरण, भंडारण, जहाँ जहाँ खाना जाएगा, जिसके हाथ में जाएगा, सब साफ सफाई होनी चाहिए। तापमान अच्छा साफ होना चाहिए, नहीं तो क्या उसमें जीव जंतु आने लग जाएंगे और गुणवत्ता ख़राब कर देंगे और शरीर को बीमारियां भी करेंगे और वो देखने में भी ख़राब लगेगा। खाद्य स्वच्छता, फूड सेफ्टी फॉलो करनी है और अच्छी सेवा प्रणाली इसमें फॉलो करनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम फूड स्टैंडर्ड या खाद्य मानक। ठीक है, कौन कौन से खाद्य मानक होते हैं? अब होते क्या हैं पहले तो, इफेक्टिव फूड स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर फूड क्वालिटी। जैसे मैंने बताया, क्वालिटी की बात करेंगे तो हम स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, इफ़ेक्टिवली फॉलो करोगे, उसको कंट्रोल करके रखोगे अच्छे से, तो क्या होगा, आपकी फूड की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्शन के टाइम पे, चाहे सर्विस के टाइम पे, और सप्लाई ऑफ हाइजीन, होलसम फूड, और फिर जो आपको चीज़ मिलेगी वो आप हाइजीनिक और अच्छी गुड क्वालिटी का आप दोगे, जिससे कि फिर अलग अलग कंट्रीज जो है वो उनके आगे आपकी रेपुटेशन बनेगी, फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ फूड स्टैंडर्ड, जैसे कि ये एगमार्क है, ये FSSAI का है, ये ISO है, ये कोडेक्स है, ये ISO 22000 है, और ये BIS है, ये ISI का मार्क होता है। तो ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। कुछ ये जो इंडियन है, ये इंडियन है, ये इंडियन है, ये इंडियन है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं। ये सिर्फ भारत में होता है, ये भारत में होता है, ये भारत में होता है, ये जो है ये विदेशों में होते हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये तो न, जो कंपनी का जो पर्पस है, जो इंडिया में सामान बेचना चाहता है वो इंडियन फॉलो करेगा, जो बाहर तक पहुंचना चाहता है वो अंतर्राष्ट्रीय फॉलो करता है। फूड स्टैंडर्ड खाद्य मानक क्या क्या होते हैं? देयर आर 4 लेवल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब ये 4 चरणों में 4 चरणों में विभाजित है। ठीक है, 4 चरणों में विभाजित हम करते हैं। ठीक है, 4 चरणों में विभाजित है। एक तो राष्ट्रीय, नेशनल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाले जो स्टैंडर्ड्स है ये सारे राष्ट्रीय हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे राष्ट्रीय थे। फिर आ जाते हैं रीजनल स्टैंडर्ड, जो जहाँ जैसे आप जिस जगह पे लोकल जगह रह रहे हो वहाँ के, जैसे कि मान लो कि मनाली के अलग हैं, जो ठंडी जगहें हैं, जो गर्म जगहें हैं, जैसे कि MP हो गया या महाराष्ट्र हो गया, वहाँ अलग हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ अलग हैं। तो ये वो रीजनल स्टैंडर्ड्स हो गए। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी कि जो पूरे देश दुनिया भर में फॉलो होते हैं। इसके अलावा कंपनी के स्टैंडर्ड्स खुद के होते हैं। कंपनी अपने खुद के स्टैंडर्ड बना सकती है कि हमें तो ये चीज़ें फॉलो करनी है। एक तरह का वो हो जाता है, मैंडेटरी नहीं होता, वॉलंटरी हो जाता है कि उनकी मर्ज़ी है कि वो ये फॉलो कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा उनको प्लस पॉइंट मिल जाता है इस चीज़ का। ठीक है, तो कंपनी के खुद के स्टैंडर्ड, जो लोकल कंपनी है वहाँ। फिर आ जाता है नेशनल, जो देश के हैं। रीजनल, जैसे आप जगह पे जा रहे हैं, जैसे जहाँ की जोग्राफी सेम है, जहाँ का क्लाइमेट सेम है, यहाँ का हो गया। फिर इंटरनेशनल, यानी कि जो पूरी दुनिया भर में फॉलो होते हैं। तो आप ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या है होते हैं स्टैंडर्ड्स अलग अलग। मैंडेटरी होते हैं स्टैंडर्ड्स और वॉलंटरी होते हैं। मैंडेटरी और वॉलंटरी मतलब कि मैंडेटरी जो सबको फॉलो करने हैं, कंपल्सरी है। ठीक है, इसके बिना नहीं होगा। ठीक है, और वॉलंटरी मतलब इच्छा है आपकी, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। ठीक है, तो ये होते हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है, जैसे अब इसमें भी मैंडेटरी में 2 पार्ट हैं। एक तो पहले जो मैंडेटरी होते थे पुराने समय में, और एक अभी के समय। ठीक है, तो अभी के पहले के समय से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके आते हैं। इन 1954 PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना था 1954 में। उस समय पे इसका मेन पर्पस था एडल्ट्रेशन या फिर मिलावट को रोकना, क्योंकि उस समय मिलावट बहुत हो रही थी। तो उन्होंने PFA बना दिया, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जिसके तहत उन्होंने मिलावट को कम करने की कोशिश की।
ठीक है। ऑल फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और उन्होंने कहा कि ये जो है ये ज़रूरी है, अगर इंडिया में कोई चीज़ बनेगी तो PFA ज़रूर फॉलो करना है अपना, ठीक है। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था। इसमें फूड के बेसिस पे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट एक्ट था वो सिर्फ फल सब्जियों की चीज़ों पे आता था, ठीक है, तो फल और सब्जियों की चीज़ों पे फॉलो होता था। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर था या वो था कि जो भी मांस नॉन वेज प्रोडक्ट होगा उसके लिए। फिर वेजिटेबल फूड प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट तो तेल से रिलेटेड सभी चीज़ों पे फॉलो होता है, तेल, मक्खन, वनस्पति, ये सब चीज़ों पे। और ये अब फॉलो नहीं होता, अब जो है इसमें मॉडिफिकेशंस की गई हैं और अब जो है वो बन गया है FSSA एक्ट फूड, और ये कब से लागू हुआ? 2006 से। तो अब जो 2006 से के बाद से PFA जो है वो बंद हो गया है और उसको बहुत सारे बदलाव लेके आए उसमें, और उसको बोला जाता है FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, हिंदी वालों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, ये बनाया गया। इसका लोगो है ये, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले क्या होता था कि कई चीज़ें डलती हैं, तेल भी डलता है किसी चीज़ में, उसमें सब्जियां फल भी डल सकते हैं, हो सकता है उसमें कोई मीट प्रोडक्ट भी डलता, तो वो उनको 3 जगह से अलग अलग से उनको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता था। इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया, एक ही जगह पे डाल दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है सब कुछ देखेगी, ठीक है। पहले था कि वो ये वाली देखेगी, ये देखेगी, ये देखेगी, उन्होंने क्या कर दिया, उसको सेंट्रलाइज कर दिया, अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। तो ये करा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में, ठीक है, 2006 से जो। अब वॉलंट्री, जो अब के समय में वॉलंट्री है, यानी कि ऐच्छिक, मन पसंद है आप डा कर सकते, नहीं पसंद नहीं कर सकते, जिससे एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ही मान लीजिए। इन सब के अलावा FSSA के अलावा, वो तो ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसके अलावा कोई कंपनी चाहे तो वो ISI, FPO या एगमार्क इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो सर्टिफिकेट भी अपने इन सब के मार्क्स भी ले सकते हैं और इसके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस FSSA थोड़ा डिटेल। दिस इज़ अ कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ ऑल प्रीवियस रिलेटेड फूड रिलेटेड, जितने भी पहले के ज़माने में PFA हो गया या और भी कोई जितने भी फूड से रिलेटेड लॉज थे या फूड में डलने वाली कोई भी चीज़ हो, उस सब से रिलेटेड जो लॉज थे सबको क्या कर दिया, 1 जैसे 1 लॉ था, 2 था, 3 था, 4 था, सबको क्या किया उन्होंने मिला के एक FSSA एक्ट बना दिया, ठीक है। सारे फूड रिलेटेड लॉज इसमें आने लग गए। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI बोला जाता है इसको। ये बनाई गई जिसमें साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड, सारे के सारे क्या है, विज्ञान के आधार पर उन्होंने नियम बनाए, मानक बनाए कि ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए खाने से रिलेटेड, और सारे क्या है विज्ञान के आधार, साइंटिफिक बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, टू रेगुलेट मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इम्पोर्ट, और हर एक इंसान जो भी फूड से रिलेटेड, चाहे वो बना रहा है, चाहे वो स्टोर कर रहा है, चाहे वो बांट रहा है, चाहे बेच रहा है, चाहे कहीं से मंगवा रहा है, सबको ये फॉलो करना पड़ता है इंडिया में, ठीक है, ताकि जो फूड है वो साफ़ हो, सेफ़ हो और होलसम क्वालिटी हो, ताकि ह्यूमन कंजप्शन में कोई रिस्क ना, कोई खतरा ना हो उसे। द एक्ट हैज़ प्राइमरी प्रोविज़न फॉर, इसका मेन पर्पस क्या है, पहला तो हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए आसपास की जगहों पे, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, और जहाँ भी रिस्क हो सकता है, बीमारी होने का डर है, कोई भी खतरा का नामो निशान है, उसको चेक करना और उसको बंद करना, उसके सोल्यूशन ढूंढना। इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, और तीसरा ये है कि सारा साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण महत्व देना और किसी की बात को ध्यान ना देना। तो ये आपका अभी तक के लिए स्टैंडर्ड्स तक आपका इतना है, फिर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। असाइनमेंट में आपको PDF भेजूँगी, ठीक है, इसके साथ अटैच करके, और आपने वो क्वेश्चंस करने हैं। ओके, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट हम इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।